आप सभी का हर घर पाठशाला के इस सेशन में राजकुमार स्वागत करता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में ही चैप्टर नंबर 3 और हमारा चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। तो मानव विकास के अंतर्गत आपने पहले पढ़ा होगा कि मानव विकास किसे कहा जाता है, मानव विकास का मापन जो है किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से ऐसे सूचक हैं जिन सूचकों के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है, उनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया, भारत में मानव विकास सूचकांक। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ी सी आपका मैं पूर्वाभ्यास करवा दूं। मानव विकास इंडेक्स जो तैयार किया जाता है वो कुछ एक हमारे पास सूचक होते हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे में हम पहले पढ़ते हैं, फिर मानव विकास का मापन जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट, कि जन्म के समय जो है वो अनुमानित जो आयु है जिसको जीवन प्रत्याशा कहा जाता है उसका मापन किया जाता है। फिर एजुकेशन का लेवल जो है वो देखा जाता है कि शिक्षा का स्तर कैसा है, साक्षरता दर वहाँ पे कैसी है। फिर उसके साथ साथ देखा जाता है कि आर्थिक क्रियाकलापों में लोगों की कितनी भागीदारी है और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कैसा है, और पर कैपिटा इनकम जो है वहाँ पे मेजर की जाती है। इसके द्वारा मानव विकास का मापन जो है वो किया जाता है। मानव विकास सूचकांक, भारत में मानव विकास सूचकांक जो है वो कैसा है, थोड़ा सा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत सबसे टॉप पर जो सबसे पहला जो देश है वो है नॉर्वे, फिर आता है स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है। ये देश जो हैं वो टॉप कंट्रीज में आते हैं जहाँ पे सर्वाधिक मानव विकास हुआ है। जो विश्व की 10 बड़ी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनमें मानव विकास सर्वाधिक हुआ है, उनमें अगर देखा जाए तो ये 10 देश जो हैं वो आते हैं, जिनमें नॉर्वे है, फिर स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, इटली है, स्पेन है। उसके साथ साथ जो है अन्य देश जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने बात की, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 की बात की जाए जो अभी हाल ही में जारी की गई है, तो ये इसको मापने का जो काम है यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, और यूएनडीपी के जो सदस्य देश हैं वो है 189 कंट्री जो हैं वो इसकी सदस्य देश हैं। हमने बात की कि नॉर्वे जो है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, स्विट्जरलैंड जो है सेकंड पोजीशन के ऊपर है। इन दोनों देशों में सर्वाधिक मानव विकास हुआ है। तो 189 कंट्रीज में भारत की जो पोजीशन आती है वो है 129, यानी कि 129वीं पोजीशन के ऊपर जो है वो भारत देश है। तो भारत देश को जो अंक प्राप्त हैं वो है 0.647 जो है वो अंक भारत देश को प्राप्त हैं। तो ये हालांकि जो मानव विकास की जो ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला के अंतर्गत यूएनडीपी ने जो सदस्य देश हैं, इन सदस्य देशों को 4 वर्गों में बांटा है। तो भारत देश में जो मध्यम प्रकार का मानव विकास हुआ है। तो ये तो है टॉप कंट्रीज, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, और सबसे लास्ट में जो आता है वो है नाइजर। नाइजर में अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे मानव विकास जो है वो सबसे कम हुआ है। तो अगर देखा जाए तो 1990 में भारत देश को अंक प्राप्त थे 0.427। ये अंक जो थे वो भारत देश को प्राप्त थे। और 2019 में जैसे मैंने पहले कहा कि 0.647 अंक जो है वो प्राप्त हैं। तो ऑलमोस्ट जो है 50% डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो भारत देश में हुई है। ये तो हमने बात की जो हम विश्व स्तर के ऊपर। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, उनकी अगर बात की जाए, जो सार्क देश के सदस्य हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन की जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो श्रीलंका जो है वो सब हमसे बहुत आगे है। 71वीं पोजीशन जो है वो श्रीलंका को है, ठीक है। और इसी तरह से मालदीव को 104th पोजीशन जो है वो प्राप्त है। चाइना हमारा पड़ोसी देश, उसको
जो है 50वीं पोजीशन जो है प्राप्त है, 85th पोजीशन जो है वो चाइना को प्राप्त है। तो ये हमसे आगे देश हैं जिनमें मानव विकास हमसे बहुत ज़्यादा हुआ है। और छोटे पड़ोसी देश हैं, इनकी भी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। जैसे पड़ोसी देशों में भूटान अगर देखा जाए तो यहाँ पे 134वीं स्थान जो है वो भूटान को है। बांग्लादेश 135 पोजीशन के ऊपर, और नेपाल को 147th पोजीशन के ऊपर जो है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इनमें हमारे कंपैरिजन में मानव विकास, हालांकि जो ये छोटे देश हैं इनमें कम है, लेकिन फिर भी अच्छी पोजीशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इन देशों ने अपनी बनाई है। अगर बात की जाए कुछ एक आंकड़ों की, तो 2005-6 से लेकर के 2015-16 के जो आंकड़े हैं, तो इस दौरान ये जो समय था, इस दौरान लगभग 27 करोड़ जनसंख्या जो थी वो जो पॉवर्टी लाइन है या गरीबी रेखा है, उससे उनका उन्मूलन हुआ है, यानी कि उनका उद्धार हुआ है। गरीबी रेखा से 27 करोड़ जनसंख्या जो है वो भारत देश में आई है। लेकिन यही एक बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है जो भारत देश को खुश रख सकता है। एक चिंतनीय विषय ये भी है कि आजकल या वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत देश में अभी भी 28% पॉपुलेशन जो अभी भी गरीबों की भारत देश में रहती है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो भारत देश में 28% लोग जो हैं वो गरीब लोग जो है वो भारत देश में रहते हैं। तो ये तो हमने बात की पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तुलना। अगर HDI इंडेक्स के बारे में ही अगर देखा जाए इंडिया के बारे में राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम बात करें तो राज्यों में केरल जो है वो सबसे अग्रणीय है। पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मानव विकास के अच्छे आंकड़े जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो जैसे हमने कहा कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है भारत देश में, वो है केरला। केरला को सबसे अधिक अंक प्राप्त हैं, वो है 0.790 अंक जो है वो लेकर के प्रथम पोजीशन के ऊपर है। दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश, हमारा राज्य आता है, फिर गोवा, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा जो है वो इनकी पोजीशन जो है वो बनती है। और सबसे कम जो मानव विकास हुआ है वो है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में सबसे कम मानव विकास हुआ है। तो मानव विकास के मापन के अंतर्गत अगर जिन राज्यों में शिक्षा का स्तर अच्छा है उन राज्यों में मानव विकास ज्यादा है, और जिन राज्यों में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है उन राज्यों में मानव विकास ज्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपने विकास के बारे में या उस राज्य के जो लोग हैं अपने उत्थान के बारे में जो है सोच सकते हैं, और उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, वो बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं। तो यही कारण है कि इन राज्यों में जैसे केरला एजुकेशन में सबसे आगे है, लिटरेसी रेट में सबसे आगे है। यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो है 93.91%, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में 83.78% जो है वो यहाँ पे लिटरेसी रेट है। तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर ऊंचा है, लेकिन यहाँ पे फीमेल एजुकेशन भी देखी जाए तो उसमें बहुत बड़ा अंतर जो है देखने में नहीं मिलता है। फीमेल लिटरेसी में देखा जाए तो केरला में 91.98%, ज़्यादा गैप नहीं है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी पोजीशन जो है वो फीमेल एजुकेशन की है। तो दोनों ही मेल और फीमेल एजुकेशन में जब कोई इस तरह का बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा तो वो राज्य स्वतः ही विकास की ओर अग्रसर जो है हो जाएगा। इसके विपरीत अगर हम देखें छत्तीसगढ़, बिहार में आप देखें इन आंकड़ों के ऊपर अगर आप दृष्टि डालें तो इनमें गैप भी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एजुकेशन का स्तर बहुत निम्न है, और एजुकेशन का स्तर निम्न होने के साथ साथ जो स्त्री साक्षरता दर है वो भी बहुत नीचे है, जिसके कारण इन राज्यों में मानव विकास इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। इसके पश्चात हम बात करते हैं, ये तो शिक्षा के स्तर के ऊपर हमने बात की। कुछ एक राज्य हमारे आर्थिक रूप से जो विकसित राज्य हैं या आर्थिक क्रियाकलापों में अग्रणीय राज्य है, जिसमें महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। तो इन राज्यों में आर्थिक क्रियाकलाप के रूप से जो है ये राज्य जो हैं वो अग्रणीय हैं। जबकि पिछड़े हुए राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश
इन राज्यों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई है, तो ये राज्य पिछड़े हुए रह गए। तो यहाँ पे भी मानव विकास इतना ज़्यादा नहीं हो सका। इसके पश्चात हम बात करते हैं पॉपुलेशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, जनसंख्या पर्यावरण एवं विकास के बारे में। तो इनका आपस में इसकी अगर बात करें तो जनसंख्या पर्यावरण विकास में आपस में बहुत जटिल संबंध है। हालांकि ये जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वो एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है वर्तमान समय में, क्योंकि 21वीं शताब्दी की बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है। हालांकि पहले युगों तक यही सोचा जाता रहा था कि विकास जो है एक ऐसा संकल्पना है कि एक बार विकास हो गया तो सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। समाज जो है, समाज में सभी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्याओं का निदान जो है हो जाएगा। यद्यपि विकास ने इस बात से को भी मना नहीं किया जा सकता कि विकास के द्वारा जो है अनेक प्रकार की गुणवत्ता जो है वो उस स्थान के ऊपर आती है, उस स्थान की जनसंख्या में आती है, या इस प्रकार के बहुत ज़्यादा सुधार जो है उस क्षेत्र में होते हैं। किंतु विकास के साथ ही विभिन्न प्रकार की जो प्रादेशिक विषमताएं हैं, सामाजिक असमानताएं हैं, भेदभाव, लोगों का विस्थापन, मानवाधिकारों का आघात होना या मानवीय मूल्यों का विनाश हो जाना, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी कि पॉल्यूशन इत्यादि का हो जाना। ये भी एक बहुत बड़ी विकट समस्या जो है वो उत्पन्न कर देता है। तो हालांकि पर्यावरण इत्यादि का ह्रास जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो होता जा रहा है। हालांकि पुराने समय में क्या होता था कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी वो सीमित होती थी, यानी कि वो प्रकृति तक ही जो है वो सीमित रहता था। लेकिन जैसे जैसे उसने प्रौद्योगिकी का विकास किया, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ जो है उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती चली गई, और आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ साथ उसने संसाधनों के दोहन के ऊपर भी दोहन करना भी बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। तो इस दोहन के साथ साथ जैसे ही प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उस विकास ने संसाधनों का दोहन किया, और संसाधनों के दोहन के साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो संसाधन हैं उन संसाधनों का या तो ह्रास हो गया, या वो समाप्त हो गए, या फिर पर्यावरणीय ह्रास जो है वो हुआ। तो जैसे मैंने पहले कहा कि पॉल्यूशन इत्यादि की समस्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या जो है, एक विकट समस्या जो है वो बनती जा रही है वर्तमान समय में विकास के साथ साथ। तो इस प्रकार की समस्याओं का निदान करने के लिए, हालांकि इस प्रकार की समस्या का सबसे पहले जो उल्लेख किया था वो था हमारे एक जो सर रॉबर्ट माल्थस थे, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी इत्यादि के ऊपर अपने सबसे पहले विचार प्रस्तुत किए थे कि जनसंख्या और पर्यावरण में जो है किस प्रकार का संबंध है और उसके दुष्प्रभाव जो है वो किस प्रकार से पड़ रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को इंगित किया था। इसके पश्चात और भी बहुत बड़े बड़े विचारक भारत के ही M.K. गांधी, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने भी अपने विचार जो है इसके ऊपर प्रस्तुत किए थे कि पर्यावरणीय ह्रास जो है दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। तो उनके ये विचार क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट में लिमिट्स टू ग्रोथ इत्यादि जो है वो 1972 में जाकर के प्रकाशित हुई थी। हालांकि उन्होंने अपने विचार जो है बहुत पहले ही इसके बारे में प्रकट कर दिए थे। इसी तरह से सोमाकर की जो बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 में, उसमें भी इसी के बारे में जो है वो उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। और इसके साथ साथ जो है जो एजेंडा 21 रिपोर्ट जो रियो डी जेनेरियो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1993 में, उसमें भी ये एजेंडा जो है वो पूरी तरह से जो है छाया रहा। और इसी एजेंडे के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरणीय ह्रास इत्यादि या उसके साथ साथ जो है जो प्रौद्योगिकीय जो दुष्परिणाम हैं उसके ऊपर जो है इन्होंने अपने इस रिपोर्ट में जो है वो विचार प्रकाशित हुए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू। राजेश कुमार हिमालयन सरकाघाट से आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ।